दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है अमित के बारे में। अमित अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उसके 2 छोटे भाई थे, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। अमित कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करता था। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती था और अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया करता था। उसके कार्यों से उसका सेठ भी बहुत खुश रहता था और हर महीने उसे अपने साथ लेकर डाकघर जाता और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर ज़रूर कराता। अमित की जीवन गाड़ी बहुत मज़े से चल रही थी। कभी कभी जब उसका माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वो थोड़ा समय निकाल कर घर भी आ जाता और घर वालों का हालचाल लेने के बाद वापस चला जाता। एक बार की बात है, अमित रात को 10 बजे ट्रक लेकर निकला। उसे दिल्ली जाना था। उसके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। अमित खलासी को अपने बेटे जैसा मानता था और उसे ट्रक चलाना भी सिखाता था। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण हो गया था। उस रात सामू ने जिद की, आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। अमित ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़ा और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा हुआ चला जा रहा था। अचानक अमित को पता नहीं क्या हुआ कि वह सड़क के किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगा। बीड़ी पीने के बाद वो सामू से बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भर दी और ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे बाद जब सामू को लगा कि अब अमित गहरी नींद में सो रहा है तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज़ कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसके पीछे से एक और ट्रक आती हुई दिखाई पड़ी। शायद उसकी स्पीड और भी तेज़ थी। उसने सोचा शायद पीछे से आ रही ट्रक उसे आगे निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और तेज़ दौड़ाने लगा। अरे यह क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में अमित प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान अमित को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वो जो भी कमाएगा उसका आधा अमित के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया और अपने सेठ से मिलकर उसे सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अभी अमित के परिवार वालों को कुछ नहीं बताएंगे और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उसने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि अमित बराबर बताया करता था कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली जाता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेज़ी से पीछे आ रही है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं दिखा। तेज़ी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है।
समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं अमित की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे अमित की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही सामू को काठ मार गया। वह चाह कर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत चला रहा था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था? खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने कामों में लग गया और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा, चलो अमित के घर चल कर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही अमित के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। अमित तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर भेजता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि अमित के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अमित के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूँ और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ पर लाकर कुछ काम भी दिलवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते अमित के गांव में आ गए। एक आदमी अमित के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। अमित के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने अमित के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिया। घर से ही उन्होंने जलपान आदि किया। उसके बाद उन दोनों ने अमित के पूरे परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची और कहा, अभी वो लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये की साइकिल की घंटी बजी और उसी नीम के आगे आगे रुक गई। फिर डाकिये ने अमित के पिताजी को एक मनी ऑर्डर दिया। मनी ऑर्डर देने के बाद डाकिया चला गया। डाकिया के जाने के बाद अमित के पिताजी ने कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो अमित यह पैसे डाक से भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों के हाथों ही भिजवा दिया होता। अमित के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने अमित के पिताजी से पूछा, क्या कहा आपने? अमित ने यह मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही अमित के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी से उस कागज के टुकड़े को उलट पलट कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह तो अमित की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसे डाकघर से लगाया था, जहाँ से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए। साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसके पिताजी बोल पड़े कि कुछ भी हो, पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों की बहुत ही सुध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर ज़रूर करता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा, काका, क्या पिछले महीने भी अमित ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ, कहते हुए उसके पिताजी ने कहा, अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सुनते ही वो लोग खुद ही सोच लीजिए सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया और वे सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गया। अमित के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लग गए। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी आ गए। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह सुनते ही वहाँ के लोग रोवन पीटन शुरू करने लगे
अभी भी अमित के घर वालों को यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से अमित नहीं है। अगर अमित नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंडराइटिंग तो अमित की ही है। और इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसने एक पत्र भी भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ सांत्वना के बाद अमित के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में उसके घर वाले माने कि अब अमित नहीं रहा। वह भी बहुत बुरी तरीके से टूट गए। गांव वाले और कुछ हितनात के कहने के बाद अमित की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद अमित के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवाई। इसके साथ ही सेठ हर महीने अमित के परिवार के लिए कुछ मनी ऑर्डर करता था। खैर जो भी हो, पर अब सामू को यकीन नहीं कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी अमित अपने परिवार को मनी ऑर्डर करता रहा। अब अमित के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया कि अमित इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उसका पत्र मनी ऑर्डर आदि नहीं आता और इस घटना को काफ़ी समय भी हो गया है।